नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान और उसका पहला चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास के अंदर लगभग अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बच्चे हुए न्यूमेरिकल हमें करने हैं। तो चलिए बात करते हैं। 15 न्यूमेरिकल हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे और आज 16वां क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15वें क्वेश्चन पर ही आधारित है कि आपको एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर 20 सेंटीमीटर भुजा का एक घन दिया गया है। देखो जी, जो 15वां क्वेश्चन था उस 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको एक वर्ग दिया हुआ था, आज उसकी जगह आपको एक घन दिया गया है। पर्सन ये कह रहा है कि ये घन उसके इस प्रकार वो रखा हुआ है, घन ऐसे सेट किया हुआ है, अभिविन्यासित है कि उसके फलक जो है वो निर्देशी तलों के समांतर हैं। यानी फलक आपको उसके निर्देशी तलों के समांतर लेने हैं। इस प्रकार आपको एक घन दिया है। तो जैसे कल वाला जो क्वेश्चन था यानी 15 नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन थी, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्स एक्स दिशा में, याद आ रहा आपको, एक्स एक्स दिशा में ये विद्युत क्षेत्र था। अब ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कल वाले सवाल के अंदर आपको एक वर्ग लेना था, वर्ग मतलब एक तल लेना था जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है समान होती है। और वो वर्ग वाई जेड तल में आपने एक ऐसा वर्ग लिया था, जैसे मैंने मेरी हथेली को एक वर्ग माना था और उस वर्ग से गुजरने वाला फलक्स आपको निकालना था। आज आपको क्या करना है, इस वर्ग की जगह घन लेना है। बेटा घन के अंदर क्या त्रिविमीय ज्यामिति होती है, घन की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो कहने का अर्थ ये मेरा कि अगर मैं एक घन की संरचना यहाँ पर तैयार करूँ तो घन भी ऐसे लेना है जैसे उसकी फलक जो है, फलक मतलब उसकी दीवार कह दो, वो फलके एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स एक्सों के समांतर हैं। तो देखो यहाँ से मैं इसको केंद्र मान के चलूँ तो ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स हो गया और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड एक्स लिख सकता हूँ। और ये 20 सेंटीमीटर का है। आज के क्वेश्चन में ये 20 सेंटीमीटर का घन दिया हुआ है। चलो उससे कोई अपनी को फर्क नहीं पड़ना इस सवाल के अंदर। ये भी 20 सेंटीमीटर है, लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है और ये जो हाइट है ये भी अपने 20 सेंटीमीटर इसके अंदर प्रदर्शित करेंगे। यानी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर की है। अब ये जो घन है विद्युत क्षेत्र वही है, क्योंकि 15वें क्वेश्चन का ही प्रारूप है ये। विद्युत क्षेत्र वही है एक्स एक्स दिशा में, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में, एक्स एक्स दिशा में। सेम क्वेश्चन है सर, ये अपना विद्युत क्षेत्र है। प्रश्न ये कह रहा है कि इस घन से निकलने वाला फ्लक्स निकालो। कल जो प्रश्न था उसके अंदर वर्ग से निकलने वाला फ्लक्स पूछा था। आज जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर आपको घन से पारित फ्लक्स निकालना है। ठीक है, घन से गुजरने वाला। देखो बेटा, घन से जब फ्लक्स गुजरेगा, अभी ये घन एक पूरा डब्बा हो गया है, ठीक है, एक डब्बा सा बन चुका है ये। तो अब इससे जो फ्लक्स गुजरेगा उसका मान बताना है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना तो फ्लक्स का मान 0 होगा। फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे सपोज ये एक घन है, एक डस्टर को मैंने घन मान लिया। अब ये घन ऐसे ही तो होगा एक, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होती है, एक डब्बे का रूप है, ठीक है। अब इस घन से, अब ये मैंने घन यहाँ सेट कर दिया। अब ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं से दर्शाते हैं और बल रेखाओं की जो संख्या होती है, किसी परत से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स कहलाती है। अभी यहाँ से विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे पास हो रहा है, ऐसे गुजर रहा है एक्स एक्स की दिशा में, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि कुछ फ्लक्स इसके अंदर, ये घन है अपना, तो इधर से बात करूंगा क्योंकि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में है। तो आप क्या देखोगे कि कुछ विद्युत क्षेत्र या कुछ बल रेखाएं इस घन के अंदर प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश करेंगी। तो जितनी प्रवेश करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की कंडीशन के अंदर इनपुट फ्लक्स और आउटपुट फ्लक्स इक्वल है। इनपुट फ्लक्स और आउटपुट फ्लक्स क्या है, इक्वल है। यानी जितना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो अगर नेट फ्लक्स निकालूं तो क्या कहते हो, इनपुट प्लस आउटपुट, यानी टोटल फ्लक्स क्या होता है, प्रवेश करने वाला और बाहर निकलने वाला। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो फ्लक्स बाहर निकलता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो फ्लक्स प्रवेश करता है उसको हम नेगेटिव गिनते हैं। यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक मानते हैं और प्रवेश करने वाला फ्लक्स ऋणात्मक लेते हैं। जो फ्लक्स इनपुट आउटपुट होता है, यानी किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है नेगेटिव, बाहर निकल रहा है पॉजिटिव। यहाँ प्रवेश करने वाला फ्लक्स और बाहर निकलने वाला फ्लक्स बराबर है, देन ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा, 0। यानी जितनी बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेगी, सपोज 10 बल रेखाएं प्रवेश कर रही है तो 10 प्रवेश करती है तो 10 ही बाहर निकलेंगी। इसलिए इस घन से निकलने वाला टोटल फ्लक्स 0 होगा। यहाँ क्या था, यहाँ एक वर्ग था।
ठीक है। वर्ग का मतलब ये हो गया कि एक छोटी सी परत थी, वर्ग के अंदर द्विज्यामिति होती है बेटा, x और y एक तल होता है, तो जो फलक्स जो है वो उस तल में से गुजर जाता है। इसमें क्या होता है, इसके दो तल है यहाँ पर देखो, एक तल ये हो गया और एक तल ये हो गया। अब x के, अब इन दोनों तलों पर बात करें तो एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, समझ गए बात मेरी। इस वर्ग में से फलक्स प्रवेश कर रहा है तो इसमें से बाहर निकल रहा है, ठीक है। रहेगी बात इसके ये चार फलक, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, एक ये साइड वाला और एक पीछे वाला, इनमें से फलक्स नहीं गुजरेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फलक्स है ना, हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो x की दिशा में है और x की दिशा के अनुसार ये दो फलक, एक तो इस साइड का और एक इस साइड का, ये x के अनुरूप आएंगे। तो जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश किया, जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश किया उतना ही फ्लक्स इसमें से आउटपुट हो गया। इस वजह से फाई इन प्लस फाई आउटपुट मैंने किया और प्रवेश करने वाले फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं और बाहर निकलने वाले फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। उस वजह से टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और कितना प्रवेश करता है तो फाई इन हम निकाल सकते हैं, जैसे कल निकाला था। कितना आउटपुट होता है सेम वही होगा, फाई आउटपुट भी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि पूरा त्रिविमीय ज्यामिति है और उसमें से जितना फ्लक्स प्रवेश करता है उतना ही फ्लक्स सदैव बाहर निकलेगा। तो ये आपका हो गया 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका रिजल्ट इतना ही होगा, फाई इन इज इक्वल फाई आउट होगा इस कंडीशन में, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। देन टोटल यानी फाई नेट इज इक्वल हो जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स फाई इन प्लस फाई आउट। यहाँ पर फाई इन को नेगेटिव लेते हैं, फाई आउटपुट पॉजिटिव रहता है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, कैंसिल आउट, उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को सावधानीपूर्वक से ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है। देखो जी 17वें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि आपको एक पृष्ठ दिया गया है और उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो आपको दिया गया है ना, कि उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू दी गई है 8 × 10⁻3, 8 × 10⁻3 ये फ्लक्स उसमें से गुजर रहा है। न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर ये फ्लक्स का मात्रक होता है, आपको पता भी है, ये मात्रक बुक में भी दिया हुआ है। ये कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ में से इतना फ्लक्स, कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में से इतना फ्लक्स निकल रहा है। ये नोट किया गया है कि उस फ्लक्स से का नेट फ्लक्स है, सॉरी ये यानी कुल फ्लक्स की मात्रा ये है उस बॉक्स में से, उस डब्बे में से, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है कि बॉक्स के भीतर कितना आवेश है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो मान लो सपोज ये बॉक्स है कोई और इस बॉक्स में से इतना फ्लक्स है, अब ये प्रवेश कर रहा है या बाहर निकल रहा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको ये जो टोटल फ्लक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, टोटल फ्लक्स इतना दिया गया है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें आवेश क्या है, क्योंकि फ्लक्स किसको बताता है, बल रेखाओं की संख्या को, और बल रेखा किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र को, और विद्युत क्षेत्र वहीं होता है जहां आवेश होता है। गाउस का नियम ही तो कहता है, गाउस नियम क्या कहता है, गाउस नियम कहता है कि फ्लक्स की जो मात्रा है वो, गाउस का नियम क्या कहता है कि फ्लक्स की मात्रा पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और अपसाइलन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, कुल आवेश का बीजीय योग, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि आपको पहला प्रश्न ये कह रहा है कि कुल आवेश निकालो, तो गाउस की अपने प्रमेय लगा देंगे तो कुल आवेश हो जाएगा फाई ई इंटू अपसाइलन नॉट। अब फाई ई की वैल्यू आपको दी गई है, अपसाइलन नॉट की वैल्यू आप सब जानते हो 8.85 × 10⁻12 होती है। यहाँ से इसको सरल करोगे तो आपके पास समेशन क्यू आ जाएगा। प्रश्न यही पहला प्रश्न यही कह रहा है कि उस पृष्ठ में टोटल कितना आवेश है, सर उसमें नेट आवेश समेशन क्यू की वैल्यू इतनी है। उसके बाद में ये कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुर्मुखी फ्लक्स 0 है तो आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, और क्यों नहीं है अथवा क्यों नहीं है, मतलब ये प्रश्न दिया हुआ है। देखो प्रश्न क्या है उसको समझना। प्रश्न ये कह रहा है कि ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, या इसका स्क्रीनशॉट साथ में ले लेना, ये 16 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, ये 17वां है। प्रश्न ये कह रहा है दूसरा भाग, इसका उत्तर मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है कि मान लो ये वो पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो 0 है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या है, 0 है। जब ये फ्लक्स 0 है, सवाल कर रहा है कि निकलने वाला फ्लक्स 0 है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे,
यानी आप इस फ्लक्स को देखकर क्या निष्कर्ष निकालोगे, आप इस फ्लक्स को देखकर यह निष्कर्ष निकालोगे क्या कि समेशन क्यू बराबर 0 है, क्योंकि गाउस के नियम के अनुसार समेशन क्यू 0 हो जाएगा तो फाई 0 हो जाएगा स्वतः ही। क्या आप ये निष्कर्ष निकालोगे? प्रश्न कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा, कि आप ये निष्कर्ष निकालोगे कि उस पृष्ठ में कोई आवेश नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तभी फ्लक्स 0 हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि फ्लक्स 0 होना, उसके पीछे आप जल्दबाजी मत करो, उसके पीछे 2-3 कंडीशन हो सकती है। प्रश्न ये कह रहा है अगर आप ये रिजल्ट निकाल रहे हो तो क्यों निकाल रहे हो, और अगर ये रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो, और अगर ये नहीं सोच रहे हो तो फिर और क्या सोच रहे हो, मतलब फ्लक्स 0 है। बात ये है, मैं मोटे शब्दों में कहूँ तो सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि परत से निकलने वाला फ्लक्स 0 है। तो इसके संबंध में आपके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं? क्या आपके दिमाग में डायरेक्ट ही विचार आ रहा है कि इसमें आवेश 0 है? ठीक है भाई, मानते हैं जहां आवेश ही नहीं है वहां फ्लक्स होगा ही नहीं, क्योंकि आवेश के बगैर विद्युत क्षेत्र नहीं होता और विद्युत क्षेत्र के बगैर विद्युत बल रेखा नहीं होगी, जहां बल रेखा नहीं होगी वहां फ्लक्स भी नहीं होगा। तो जहां फ्लक्स 0 है, तो मैंने आपको एक नोट में 3 कंडीशन लिखाई थी, याद है तो आपको? सर फ्लक्स 0 होना, जल्दबाजी मत करो, 3 कंडीशन हो सकती है। नंबर 1, फ्लक्स 0 तब होता है जब आवेश 0, ठीक है सर, आवेश 0 तो फ्लक्स 0। नंबर 2 बार, फ्लक्स 0 तब भी होता है जब जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो। इस कंडीशन में भी फ्लक्स 0 होता है। यही अपना प्रश्न कह रहा है कि आप क्या इस उत्तर से ही सहमत होंगे क्या आवेश 0 है? अगर आप इस उत्तर से ही सहमत हो तो क्यों सहमत हो, रीजन दो। और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं ये उत्तर आवश्यक नहीं है, तो अन्य कोई और जवाब आपके दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा सर क्यू 0 हो सकता है तब भी फ्लक्स 0 हो सकता है। नंबर 2 बात, जितना धनावेश है अगर उतना ऋणावेश है तो बात तो यही आनी है, तब भी फ्लक्स 0 हो सकता है। और नंबर 3 बात, अगर ऐसा भी दे दे कि कोई द्विध्रुव रखा है तब भी फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि द्विध्रुव में भी यही कंडीशन निकल कर आती है। तो तात्पर्य आप समझ चुके होंगे इस सवाल का, कि अगर इस सवाल को किसी भी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत कर दे कि फ्लक्स 0 है, तो आपके दिमाग में ये तीनों ऑप्शन रहने चाहिए, कि कोई एक ऑप्शन आपको रटना नहीं है कि ये रट लेते हैं इसका उत्तर लिख देंगे, नहीं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिले तो हर कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये आपका 17वें का दूसरा भाग है। अगला बस आपसे पूछ रहा है कि आप इस उत्तर से सहमत हो तो कैसे सहमत हो, और अगर सहमत नहीं हो तो अपने संबंध में इसका जवाब दो। तो वो हमने जवाब दे दिया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो कि अपना है 18 नंबर क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक वर्ग दिया हुआ है, सॉरी एक फलक दिया हुआ है, एक फलक ही है सिर्फ और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं। आपको एक ABCD नाम का एक 10 बाई 10 का एक फलक दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इस फलक के ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के ऊपर एक आवेश रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलाम का। देखो प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास एक 10 बाई 10 का एक फलक है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर, और ऐसे इस भाग को डार्क किया हुआ है, ठीक है। इस तल से 5 सेंटीमीटर हाइट पर एक आवेश रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलाम है। माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस है, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि इस वर्ग से इससे गुजरने वाला, इस वर्ग से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताओ इससे। अब देखो ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखो आपको एक तल दिया हुआ है, ये तल है, ये हथेली है, इसकी 10 बाई 10 की भुजा है। इस हथेली से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे एक चौक का टुकड़ा लेता हूं मैं, सपोज ये एक चौक का टुकड़ा मैंने ले लिया, ये 10 बाई 10 का हाइट हो गया। इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर यहाँ चौक दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि इस आवेश का मुझे फ्लक्स निकालो। इस आवेश का वो फ्लक्स निकालो जो इस फलक, इस घन में से गुजर रहा है, इस घन में से, इस हथेली में से गुजर रहा है। घन मतलब इस हथेली में से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो निकालो। अब एक बात बताओ, ये जो आवेश यहाँ पड़ा है, ये आवेश फिलहाल हवा में है, मतलब ऊंचाई पर है। अब ये आवेश जब बल रेखा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तभी तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। फ्लक्स क्या चीज़ आप सब समझते हो। तो इससे बल रेखाएं चारों तरफ निकलेंगी ऐसे,
चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ अपना विक्षोभ पैदा करेगा ये, क्योंकि ये आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करती है, यानी विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हो, बल रेखाओं से, और वो बल रेखा जो इसमें से गुजरेगी उसे ही हम फ्लक्स कहेंगे और उसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। समझ गए बात मेरी? तो एक बात बताओ मेरे को, ये आवेश जो फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है इसका फ्लक्स चारों तरफ है ऐसे, समझ गए बात? अब एक बात बताओ, छोटा सा उदाहरण, अपना ये कमरा है, इस कमरे की मान लो एक भुजा आपको दी गई है, सपोज ये कमरे का फर्श है, कमरे का जो अपने आंगन बोलते हैं ये है वो, ठीक है, और कमरे का आंगन एक वर्ग है 10 बाई 10 का, ठीक है, और उस आंगन से यहां पर हवा के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है और वो ये पूछ रहा है कि इसका फ्लक्स निकालो, वो फ्लक्स निकालो जो इसके आंगन से गुजरता है, इसी से गुजरने वाला। तो आप कहोगे सर इसका जो टोटल फ्लक्स है ना, आवेश का जो कुल फ्लक्स है वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है और समेशन Q की वैल्यू यहां पर Q ही है, क्योंकि और तो कोई आवेश है ही नहीं, यही अकेला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सर इसका टोटल फ्लक्स ये हो सकता है गाउस नियम से, क्यों भाई सही लिखा मैंने, लेकिन ये फ्लक्स कितनी दीवारों से गुजर रहा है, ध्यान देना, यह आवेश यहां पर है, यहां से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, दाईं तरफ बाईं तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जाएगा। जब चारों तरफ ये फ्लक्स जाएगा तो आपको पता है कि इस कमरे की 6 दीवारें हैं, 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक कमरे की 6 दीवार होती है और उन 6 दीवारों में से ये फ्लक्स जा रहा है। हमें तो सिर्फ एक आंगन में से, ये जो अपना फर्श है, ये जो तल है, ये जो मतलब जो आंगन है, इस एक ही दीवार का फ्लक्स निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा, आवेश का कुल फ्लक्स इतना है, चूंकि यदि एक घनाकार पृष्ठ की कल्पना करें तो यह नेट फ्लक्स, यानी टोटल, ये नेट फ्लक्स ही तो है, फाई नेट कुल फ्लक्स है, यह नेट फ्लक्स, ठीक है, फाई नेट कुल 6 पृष्ठों से या फलकों से कह दो, फलकों से गुजरेगा। यहां आवेश पड़ा है तो फ्लक्स तो इस दीवार से भी जाएगा, इससे भी जाएगा, ऊपर वाली से जाएगा, नीचे वाली से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी, चारों तरफ से जाएगा। हमें कितनी दीवार में से निकालना है बेटा, एक दीवार का फ्लक्स निकालना है, क्योंकि अपने को तो एक ही दीवार दी गई है कि इसमें से निकालो भाई, हमें टोटल से मतलब नहीं है। तो ये टोटल फ्लक्स 6 फलकों में से जा रहा है, अतः एक फलक, कोई भी एक, वो जरूरी नहीं है ये अपना आंगन ही हो, ठीक है, ये तो आंगन हमने उदाहरण ले लिया, अगर कोई भी एक दीवार पूछ ले, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोई भी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा, जो टोटल फ्लक्स अपना है उसमें 6 का भाग दे दो, क्योंकि 6 जगह बंट जाएगा वो, 1 2 3 4 5 6, एक जगह के कितने पास आएगा वो पता है आपको, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में 6 का भाग दे देंगे। बाकी आप सब समझदार हो, कर सकते हो क्वेश्चन, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मैंने रख दी, एक फ्लक्स का फ्लक्स आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन जितने हम हल करेंगे उतने ही बेटा कम है, मैं तो ये कहूँगा जितने क्वेश्चन करोगे उतने कम है, जितने ज़्यादा हो सके उतने संभव क्वेश्चन करो, बार बार प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन, जितने बार बार प्रैक्टिस करोगे ना उतने आसान होंगे ये काम में, ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 प्रश्न कर लिए अपने, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करो। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर के किसी गाउसीय पृष्ठ है, घन है, उसके किनारे पर रखा हुआ है, ठीक है, गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पे रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स बताओ। एक घन दिया हुआ है आपको, देखो अभी अभी मैंने घन बनाया था, ये घन है, घनाकार पात्र है, ठीक है,
और जो भी इसकी भुजा वगैरह है वो इसमें नहीं दी है, 9 सेंटीमीटर दी है, सॉरी 9 सेंटीमीटर इसके किनारे हैं, 9 और इसके केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, ये आवेश रखा हुआ है केंद्र पर, ठीक है। ये वो कमरे वाली बात होगी। अभी वो इस सवाल के अंदर क्या पूछा है, इस सवाल के अंदर पूछा है ये गाउसीय पृष्ठ, तो ये घनाकार गाउसीय पृष्ठ है, घन है एक, तो कमरे को हम घन आकार का मान सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है इसके अंदर। 2 माइक्रोकुलाम का ये आवेश रखा हुआ है, आवेश की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकुलाम है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कुलाम, ठीक है। और प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्र पे रखा हुआ, तो नेट फ्लक्स बताओ पृष्ठ से इस गाउसीय पृष्ठ से, गाउसीय पृष्ठ मानना है ये घनाकार, गाउसीय पृष्ठ का नेट, फाई नेट ज्ञात करना है। अरे ये रहा, अब भी लिखा है मैंने, टोटल फ्लक्स ये होता है समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्योंकि इसमें Q ही आवेश है। यही रहा, ये नेट फ्लक्स ही तो निकाला था अभी मैंने। यहाँ पर आपको एक पृष्ठ दिया था और एक पृष्ठ के हिसाब से मैंने एक घन की कल्पना कर ली, घनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली, तो उस घनाकार पृष्ठ का टोटल फ्लक्स यही बनता है, ठीक है। लेकिन ये घनाकार पृष्ठ का टोटल फ्लक्स 6 पृष्ठों से या 6 फलकों से गुजरा था, ठीक है। इसलिए एक फलक के पीछे इतना उसके हाथ लगता है, एक फ्लक्स, एक दीवार होती है, उस एक दीवार पर इतना फ्लक्स होता है। टोटल फ्लक्स पूछे तो टोटल फ्लक्स तो यही होगा, Q की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁶, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 × 10⁻⁻12। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल इसका आपके सामने मैंने रख दिया, यही इसका उदाहरण है जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 20 अपना देखते हैं क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसके और नोट्स बनाओ आप, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, साथ साथ नोट्स बनाओ बेटा। रही बात नोट्स के, मतलब नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स बेटा अभी एनसीईआरटी के नोट्स फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सिलेबस 5-6 साल पहले लगा था, उसके बाद में आरबीएसई सिलेबस आ गया। तो नोट्स जितने आप हो सके तो वीडियो देखकर नोट्स तैयार करो, बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर गोलीय गाउसीय पृष्ठ, एक गाउसीय पृष्ठ है, बिंदु आवेश है और गोलीय गाउसीय पृष्ठ है भाई। एक गोलीय मतलब गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है और एक बिंदु आवेश है। इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी दे रखी है, r बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0.1 मीटर, क्योंकि 100 का भाग देंगे ना सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। प्रश्न ये कह रहा है कि इस बिंदु को केंद्र मानकर गाउसीय पृष्ठ जो दिया गया है, गोलीय गाउसीय पृष्ठ, इसका जो फ्लक्स है वो आपको दिया गया है। इससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स की मात्रा दी गई है -1 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स दिया गया है आपको। प्रश्न क्या पूछा है वो आगे देखेंगे। देखो फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव दी गई है, नेगेटिव देते ही आप समझ जाना कि इस पृष्ठ में फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, ये बात तो कंफर्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, सपोज ये Q आवेश है, तो इसका ये फ्लक्स आपको दिया हुआ है, और नेगेटिव फ्लक्स है इसका मतलब ये ऋण आवेश ही है, कन्फर्म है, क्योंकि जब भी नेगेटिव आवेश होता है तभी फ्लक्स इसमें प्रवेश करेगा। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दुगुना कर दें तो फ्लक्स कितना होगा। अरे यार बहुत सिंपल है, Q आवेश का ये फ्लक्स है, अगर इस पृष्ठ को, सपोज ये R त्रिज्या का है, अगर इस पृष्ठ की त्रिज्या में 2R कर दूं, कितनी कर दी मैंने, 2R कर दी, लेकिन आवेश वो उतना ही है ना, Q है। गाउसीय पृष्ठ R त्रिज्या का था, उसको मैंने डबल रेडियस का बना दिया, 2R त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ बना दिया। अब बताओ, पृष्ठ को मैंने बड़ा कर दिया लेकिन आवेश थोड़ी बदला, आवेश तो सर वो Q ही है। तो जब तक आवेश नहीं बदलता तब तक फ्लक्स भी नहीं बदलेगा, क्योंकि फ्लक्स भी उतना ही रहेगा। फलक गाउस क्या कहता है, फ्लक्स की मात्रा जो है वो आवेश पर निर्भर करती है, गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करती, आकार पर निर्भर नहीं करती। अगर आवेश Q पड़ा है तो उतना फ्लक्स है, तो चाहे इसकी जगह गोल पृष्ठ कितना ही बड़ा ले लो या इसकी जगह गोलाकार पृष्ठ की जगह आप अन्य कोई पृष्ठ ले लो, फ्लक्स तब तक नहीं बदलेगा जब तक आवेश नहीं बदलेगा। इसका मतलब फ्लक्स उतना ही रहेगा। फिर इसका दूसरा भाग कह रहा है कि इस बिंदु आवेश का मान बताओ, इस आवेश की वैल्यू भी बता दो कितनी है। ऋण आवेश होने वाला है, कन्फर्म है सर, बता देते हैं। समेशन Q = 5e × एप्सिलॉन नॉट हो गया क्वेश्चन। इसकी वैल्यू कितनी है, -1 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 × 10⁻12। ये लो, ये आवेश आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आएगा क्योंकि फ्लक्स भी अपना ऋणात्मक है, माइनस आवेश आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन। अब ये गोलीय कोष और उस पर आ जाएंगे क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है, उस पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। अभी मुझे नहीं पता उस पर आवेश कितना है, लेकिन ये गोला है, चालक गोला है, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, आर कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर, और इस पर आवेश है। अब चालक गोला है तो चालक गोले पर दिया गया आवेश उसकी सतह पर आता है, ये बात हम सब जानते हैं। माना कितना आवेश है, Q आवेश है, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। अच्छा, हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी क्योंकि सवाल को पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है। इस गोले पर Q आवेश है, ठीक है, Q आवेश है, लेकिन मैंने धनावेश एक बार जल्दबाजी में बना दिया क्योंकि हम अमूमन धनावेश ही बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या करे आगे वो पढ़ो। 20 सेंटीमीटर दूरी पर, अब ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी केंद्र से जो दूरी है आर का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0.2 मीटर। अब तय है कि हम गोले के बाहर हैं, बाहर विद्युत क्षेत्र, यानी बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम है। ये विद्युत क्षेत्र है बाहर की तरफ, और ये अंतर्मुखी है। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यत अंतर्मुखी है, यानी अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र है। और देखो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र तब होता है जब ऋण आवेश होता है। ये हमने थोड़ी सी जल्दबाजी में बना दिया, ठीक है। अब आप समझ में गए क्योंकि ये सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर कुछ नहीं कहता तो हम मर्जी से ले लेते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये अंतर्मुखी है, त्रिज्यत अंतर्मुखी, मतलब अंदर की ओर आ रहा है। और अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र तब भी आता है जब गोले पर ऋण आवेश है, समझ गए। और बहुर्मुखी कब होता, बाहर की ओर कब होता है, जब गोले पर धनावेश होता है, ठीक है। इसलिए ये सवाल के अनुसार मैंने इस गोले पर नेगेटिव चार्ज लिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि इस आवेश की मात्रा कितनी है वो बताओ, और बाकी आवेश आपको पता है नेगेटिव होना है। तो आपको पता है चूंकि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब बेटा देखो सवाल तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सवाल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल क्या, सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी Q, बाकी आप सब जानते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप इसको आसान ये रहेगा कि 1.5 गुणा 10⁻³ यहाँ रख दो, इसकी जगह 9 गुणा 10⁻9 रख दो, Q की जगह Q पड़ा है, r² यानी 0.2 का स्क्वायर। बाहर है बिंदु, बाहर है, इसलिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होता है। बाहर की साइड में स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या होता है, कैपिटल R। और इसको पक्षांतरण करके आप Q का मान निकालोगे, ये Q आ जाएगा। और फिर लास्ट में इस Q पर ये लिखना कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है, इसलिए ये Q जो है वो ऋणावेश है। इस फिर माइनस अपना उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ऋणावेश यानी माइनस का आवेश है, समझ गए। अब देखो विद्युत क्षेत्र का यही मीनिंग है, ऋणावेश धनावेश का यहाँ पर यही मीनिंग है कि अगर आवेश सदिश राशि की बात कर रहे हैं तो आप प्लस माइनस का चिन्ह दिशा के संबंध में बनाते हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी था, इसलिए ऋणावेश हमने माना, बहुर्मुखी होता तो धनावेश मान लेते। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर क्वेश्चन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और हैं वो भी अपने इस गोले से संबंधित ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपने 22 पर। 22वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये सारे, और न्यूमेरिकल के आपको कोई पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है। बाकी पर्सन मैं बोल रहा हूँ, लिखते जाओ, नोट करते जाओ। 2.4 मीटर व्यास का एक आवेशित चालक गोला है। पर्सन नंबर दे रखा है 22। आवेशित गोला है, चालक गोला है, इसका व्यास दे रखा है, व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर दिया हुआ है। ध्यान देना, मात्र ध्यान से देख लेना, मीटर दिया हुआ है। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। 2.4 मीटर में 2 का भाग लगा दो, 1.2 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। ये त्रिज्या है, ठीक है। ये केंद्र हो गया। अब इस पर आवेश आपको पता है सतह पर आता है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। सतह पर आवेश धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। चलिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, ये सवाल में दे रखा है पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा, और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 80 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है। इनके मात्रक मैंने सब लिखाए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नंबर 1 बात
गोले पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो। आपको सिग्मा दिया है, त्रिज्या दे रखी है, बाकी आवेश पूछ लिया। क्योंकि आप सब जानते हो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, मैंने सूत्र लिखाया था Q अपॉन ए। तो एक बात बताओ, Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा गुणा ए। सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा। ए की बात करें, ए क्या होता है, ए सर उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो अभी ये पृष्ठ गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। सिग्मा की वैल्यू 80 गुणा 10 की पावर -6, 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू यानी 1.2 का स्क्वायर। यहाँ से आप आवेश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि कूलाम होगा। ये आवेश की मात्रा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सा प्रश्न है। उसके बाद में इसका दूसरा भाग भी दे रहा है कि इसका फ्लक्स भी निकालो। ठीक है, आवेश आ गया, इस पर आवेश की मात्रा निकाल दी, तो फ्लक्स भी निकाल दो। तो फ्लक्स फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी सवाल आप आगे करोगे। Q का मान जो यहाँ से निकालो वो लिख देना। एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर -12। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ सूत्र आधारित है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वगैरह इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको कहीं पर परेशान करे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक जगह पड़ी है इसलिए 23वां क्वेश्चन भी अपना यहाँ हो जाएगा कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूर, एक अनंत रेखीय आवेश है भाई, अनंत लंबाई का तार पढ़ा था ना हमने ये, और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इससे आर दे रखी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ऐसे लिख दो डायरेक्ट, या 100 का भाग लगाकर 0.02 मीटर भी लिख सकते हो। 2 सेंटीमीटर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है, अनंत रेखीय तार है, और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो ये है। चलिए, पूछा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व पूछा है। स्पष्ट सी बात है, रेखीय आवेश घनत्व ही आना है क्योंकि रेखीय वितरण है। और आपको पता है चूंकि अनंत लंबाई का जो तार होता है, अनंत लंबाई के आवेशित तार की बात यहाँ चल रही है। ऐसा प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है। आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। तो आपको यहाँ से लैम्डा पूछा है, सूत्र याद होना चाहिए बेटा। तो E गुणा आर बटे 2k आ जाएगा। अब E का मान 9 गुणा 10 की पावर 4, R का मान 2 गुणा 10 की पावर -2, 2 बड़ा है, K कांस्टेंट होता है जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। यहाँ से लैम्डा सॉल्व कर लोगे, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व होता है एकांक लंबाई पर आवेश, कूलाम प्रति मीटर। पृष्ठ आवेश घनत्व कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना लैम्डा का रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा प्रश्न ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का है। मैं ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रश्न आया हुआ है, लेकिन ऐसा प्रश्न आया हुआ है, इस टाइप का। हो सकता है संख्या थोड़ी आगे पीछे हो, बाकी क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, नोट कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन हो रहा है 24वां, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हालांकि किताब के अंदर आपको अपने अपने हिसाब से देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ। आपको 2 धातु की प्लेटें मिलेंगी, एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के पास पास स्थित हैं। और प्रश्न ये कह रहा है कि इन दोनों धातु की प्लेटों पर, जैसे सपोज एक प्लेट ये आपके पास, एक प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट ये है। समझ गए बात मेरी। इस प्रकार आपको 2 प्लेटें दी गई हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रखी हुई हैं। अब दोनों प्लेटों के अंदर ये प्रश्न दिया गया है आपके सामने कि दोनों प्लेटों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, ध्यान देना, इन दोनों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, उसकी वैल्यू दोनों पर इक्वल है। ठीक है, बस अंतर क्या है वो मैं बता दूंगा। इसकी वैल्यू है 17 गुणा 10 की पावर -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इस पर भी सिग्मा है और इस पर भी सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। फिर प्रश्न कह रहा है परंतु दोनों के चिन्ह विपरीत है। मतलब ये जो है ना, ये तो है प्लस सिग्मा, तो ये होगी अपनी, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये प्लेट थोड़ी बड़ी बना देता हूँ। दूसरी प्लेट पर जो आवेश है वो है माइनस सिग्मा।
दूसरी प्लेट पर आवेश कितना है, माइनस सिग्मा है। पहली पर प्लस सिग्मा है, दूसरी पर माइनस सिग्मा। बस है दोनों पर एक जैसा, वैल्यू इक्वल है। इस पर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है। कहने का तात्पर्य है ये प्लेट अब पृष्ठ है ना, तो इस प्लेट पर धनावेश है, ऐसे बना दो, ठीक है, और इस प्लेट पर क्या है, ऋणावेश है। समझ गए बात मेरी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि मुझे, प्रश्न वाला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र निकाल के बताओ। कहाँ निकालना है विद्युत क्षेत्र, ये हमारी पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। एक तो विद्युत क्षेत्र निकालना है पहली प्लेट, ये जैसे ये प्रथम प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। एक तो विद्युत क्षेत्र निकालना आपको पहली प्लेट के बाहर, बाह्य भाग में। प्रश्न कह रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ये पहली प्लेट है तो ये बाह्य क्षेत्र हो गया, ये इनके बीच का क्षेत्र हो गया दोनों प्लेटों के, तो पहली प्लेट का ये बाह्य क्षेत्र हो गया। यानी एक तो आपको विद्युत क्षेत्र यहाँ निकालना है। सपोज यहाँ मैं एक बिंदु दे देता हूँ, बिंदु ए पर, ठीक है, ए पर। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ये दूसरी प्लेट है और दूसरी प्लेट का बाह्य क्षेत्र ये हो जाएगा, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। ये दोनों क्या है, बाह्य क्षेत्र है, और ये भी क्या बेटा, बाह्य क्षेत्र है। दोनों प्लेटों के बाह्य क्षेत्र है। दोनों प्लेटों पर आवेश है, आवेश घनत्व दोनों पर एक जैसा है, प्लेटों का आवेश घनत्व समान है, एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, आवेश एक दूसरे के अपोजिट है, एक पर पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों प्लेटों के बाह्य क्षेत्र पर, इसका बाह्य क्षेत्र मैंने ए लिख दिया, इसका बाह्य क्षेत्र मैंने बी लिख दिया। यानी एक तो आपको बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक आपको बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, और एक कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालना है, और एक भाग आपको कह रहा है कि आपको दोनों प्लेटों के बीच, ये दोनों प्लेटों के बीच का हिस्सा हो गया, सपोज इसका नाम दे दिया सी। आपको सी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। 3 विद्युत क्षेत्र है। आप सब जानते हो चूंकि आवेशित परत जो होती है, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका सूत्र ये होता है, E बराबर क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, हमने पढ़ा भी है टॉपिक के अंदर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखने हैं सूत्र। अब अगर धनावेशित है तो प्लस सिग्मा लगा दो, ऋणावेशित है तो माइनस सिग्मा लगा दो। लेकिन क्या मतलब है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में प्लस माइनस का चिन्ह दिशा को बताता है, सब जानते हो। अगर धनावेशित लगा दिया तो समझ जाना कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लेटों के लंबवत बाहर की ओर होगा, और ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लेट के लंबवत अंदर की ओर होगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता है, प्लेट के लंबवत होगी, तल के लंबवत होगी। ये बात हमने सिद्ध भी की है। तल के लंबवत बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि अपने पास आवेश कैसा है। अभी फिलहाल आपके पास दोनों ही आवेश हैं। पहली कंडीशन मैं सोल्व कर रहा हूं, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। अब मेरे पहली प्लेट, देखो ध्यान देना बेटा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा शॉर्टकट बना रहा हूं, बाकी सब पॉइंट हटा दूंगा। ये हमारी पहली प्लेट है, इस पर क्या है, धनावेश। ये हमारी दूसरी प्लेट है, इस पर क्या है, ऋणावेश। मेरा बिंदु यहां है। अब वो बिंदु वाली बात आ गई, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। समझ जाओगे बात मेरी। ये क्या है, प्लस सिग्मा, और ये क्या है, माइनस सिग्मा। आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अभी ध्यान देना आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। आवेश कितने अपने पास, 2 प्लेटें, ये हो गई दोनों प्लेटें, नजर आ रही, दिस अकॉर्डिंग दिस डायग्राम। ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, ठीक है। बिंदु है यहां है बिंदु, देखो ये रहा, ठीक। अब देखो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र होगा धनावेश के कारण। अब ये प्लेट, पहले इस प्लेट की बात करो, इस प्लेट की, दूसरी प्लेट ये नेगेटिव। मैं पहले इस प्लेट की बात कर रहा हूं। इस प्लेट पे कैसा आवेश है, धनावेश। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, सर बाहर की ओर होगा। तो ये हो गया धनावेशित प्लेट का विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसको चलो मैं पहली प्लेट का विद्युत क्षेत्र E1 लिख देता हूं। प्लेट के लंबवत बाहर की ओर हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। फिर बात करूं दूसरी प्लेट का, ठीक है।
तो दूसरी प्लेट कौन सी है, नेगेटिव प्लेट है। और बिंदु इसको ध्यान में रखना है क्योंकि बाहर की ओर दिशा कहीं पर भी हो सकती है। अब प्लेट के बाहर तो इधर भी ले सकते हो, अंदर इधर भी ले सकते हो, लेकिन बिंदु के हिसाब से तो ये प्लेट धनावेश से थी तो धनावेश प्लेट के बाहर की ओर इधर भी तो लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, हमारा बिंदु ये है तो इस बिंदु के अकॉर्डिंग बाहर की ओर दिशा विद्युत क्षेत्र। फिर अब ये प्लेट आ रही है, इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु को ध्यान में रखते हुए अंदर की ओर, आवेश की ओर लेनी है। अब आवेश तो इस पर है तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आई? ये कौन सी प्लेट का है, नेगेटिव प्लेट का, प्लेट के अंदर की ओर। ये कौन सी प्लेट का है, पॉजिटिव प्लेट का, प्लेट के बाहर की ओर। तो परिणामी बताओ क्या आएगा, ई, ज्यादा में से कम वाला। अब यहां तो दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो आप क्या लिखोगे सर, E1 माइनस E2 लिख दो या E2 माइनस E1 लिख दो। देन E इज इक्वल, इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे? क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है, एक की दिशा अंदर की ओर, एक की दिशा बाहर की ओर। दोनों सदिश बराबर हैं, दोनों सदिश वैल्यू में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए दोनों का परिणामी कैंसिल हुआ और उत्तर कितना आ जाएगा, 0। यानी इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र बाह्य बिंदु पर, पहली प्लेट के बाह्य बिंदु पर कितना होगा, 0 होगा। समझ जाओगे बात मेरी? फिर दूसरी प्लेट के, यही क्वेश्चन कह रहा है अपना, दूसरी प्लेट के बाह्य बिंदु बी पर, ठीक है। अभी ध्यान दो, चलो छोटी छोटी प्लेटें बना देता हूं। ये पहली प्लेट प्लस सिग्मा, फर्स्ट प्लेट, ये दूसरी प्लेट माइनस सिग्मा। फिलहाल बिंदु ये है अपना बाहर की ओर। देखो पहली प्लेट का विद्युत क्षेत्र धनावेश है, धनावेश के कारण कहां, इस बिंदु के अनुसार बाहर की ओर। दूसरी प्लेट ये है, ऋणावेश है, इस बिंदु के अनुसार अंदर की ओर। दोनों की वैल्यू बराबर है क्योंकि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों की सिग्मा सिग्मा बराबर है। बस प्लस माइनस किसको बताता है, दिशा को। तो एक की दिशा बाहर की ओर और एक की दिशा अंदर की ओर। तो परिणामी बताओ क्या आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा बिंदु, वही E1 माइनस E2 लिख दो या E2 माइनस E1 लिख दो। सर ये वैल्यू भी बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए परिणामी ये निकला। तो परिणामी कितना आ गया इनका, इनका भी 0 आएगा। समझ गए? ये तो हो गए बाह्य बिंदु पर। अब बात करेंगे मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु वाला करवाऊं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मध्य बिंदु वाला करवाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद अपना ये न्यूमेरिकल यहां पर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब बात करता हूं मध्य बिंदु पर। डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा मध्य बिंदु के लिए। थर्ड कंडीशन, मध्य बिंदु सी पर। चलो जी, ये पहली प्लेट चार्ज पॉजिटिव प्लस सिग्मा, फर्स्ट प्लेट। ये दूसरी प्लेट चार्ज नेगेटिव, सेकंड प्लेट। बिंदु यहां ये रहा, बनाओ विद्युत क्षेत्र। पहली प्लेट के अकॉर्डिंग धनावेश के कारण इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। अब ये चीजें तब समझ में आती है ना बेटा जब आपको डायरेक्शन का नॉलेज हो। दूसरी प्लेट ऋणावेश है, ये रही, ऐसे ही तो दोनों प्लेट, इस पे ऋणावेश है। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, लेकिन बिंदु के अनुसार, बिंदु को ध्यान में रखते हुए अंदर की ओर। दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र, पहली प्लेट का बाहर की ओर, दूसरी का अंदर की ओर। अब वही बात, बाहर की ओर इधर भी तो ले सकते थे, लेकिन फिलहाल हमारा बिंदु यहाँ है, इस बिंदु के अकॉर्डिंग बाहर की ओर। जब बिंदु यहाँ था तो बाहर की ओर इधर ले लिया हमने, ठीक है। तो देखो दोनों की दिशा समान है, तो परिणामी बताओ क्या आएगा। ये तो बहुत सिंपल चीज है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। बोलो क्या आएगी, ई वेक्टर इज इक्वल, जब दोनों सदिश समान हो तो दोनों का क्या होगा, योग होगा, और परिणामी की दिशा वही हो जाएगी जो दोनों की दिशा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा दोनों यानी फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट की ओर दिशा हो जाएगी। ठीक है, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर। और परिमाण निकालना अगर आपको पूछ ले, वैल्यू पूछ ले, तो परिमाण में दिशा हटा दो, परिणामी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बीच में विद्युत क्षेत्र ये निकाल भी सकते हो, सिग्मा 17 गुणा 10 की पावर -22, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर -12। यहाँ से विद्युत क्षेत्र आ जाएगा प्लेटों के बीच में न्यूटन प्रति कूलाम। यानी प्लेटों के बाह्य भाग जो है ना, ये हो चाहे ये हो, इनमें तो विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, 0 है, लेकिन यहाँ बीच में विद्युत क्षेत्र है, ये महत्वपूर्ण रखता है बात। दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटें समांतर हैं, बीच की दूरी नगण्य है, तो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है बेटा ये। आगे हम एक युक्ति पढ़ेंगे जिसका नाम होगा संधारित्र। उसमें दो धातु की ऐसे प्लेटें ही होती हैं और उन प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टॉपिक भी आगे, तो ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बाकी अगर इन प्लेटों की ध्रुवता प्लस माइनस चेंज कर दे तो सेम क्वेश्चन आप हल करना घर पे। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके समाप्त हो गए और आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर पढ़ेंगे। आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं बेटा, देखो मेहनत करो, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक काम करना, इन प्लेटों पर प्लस माइनस बदल के देखना, या दोनों प्लेटों पर एक जैसे चिन्ह ले लेना, या उस पर माइनस कर देना, इस पर प्लस कर देना, या 3 प्लेटें रख लेना, उनके कारण बिंदु मानकर विद्युत क्षेत्र की गणना करके देखो आराम से। ऐसे बहुत सारी गाइड्स आती हैं, उनमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे सोल्व करने के लिए। तो बेटा नोट्स तैयार कर लेना, पहला चैप्टर एकदम कंप्लीट आपका खत्म हो चुका है और अच्छी तरीके से तैयार करना है बेटा आपको। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।